सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास को शुरू करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल के साथ द हिंदू के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इसका टाइटल है। आपने सुना होगा काफ़ी सारी स्टेट्स अपनी खुद की कॉन्क्लेव्स करवाती हैं हर साल। जैसे गुजरात में होती है वाइब्रेंट गुजरात, वैसे ही तमिलनाडु में भी हो रही है इस साल की, जिसमें दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है और उनको स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। तो इस साल की तमिलनाडु की जो ये बिजनेस मीट थी, इन्वेस्टर्स मीट थी, बड़ी सुपर हिट गई है और इसी पे आर्टिकल लिखा गया है। तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आने वाली हैं और क्या क्या चैलेंजेस सरकार फेस करेगी। आर्टिकल को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ अपने क्विज को भी देख लो। ये क्वेश्चंस हैं, लगभग 7 क्वेश्चंस। जो भी क्लास में सीखेंगे इस क्विज पे अप्लाई करेंगे ताकि 7 आउट ऑफ 7 आपको मार्क्स मिल सकें। ठीक है, अभी मन से क्लास को लेना है, क्विज से क्लास के लास्ट में निपटा जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑल राइट, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, भरोसा यानी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर का मतलब होता है निवेशक, जो आपके यहाँ आकर के पैसा लगाए, पैसे को ग्रो करवाए। कह रहे तमिलनाडु मस्ट मैच इट्स ग्रोथ एस्पिरेशंस विद एक्शन ऑन द ग्राउंड। कह रहे तमिलनाडु नाम की जो स्टेट है भारत की, इसको मैच करना ही होगा। मैच करने का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को बराबर लाना, मैचिंग में लाना। कह रहे तमिलनाडु को बराबरी में लाना ही होगा, मैचिंग में लाना ही होगा, अपनी ग्रोथ की महत्वाकांक्षाओं को। और किसके बराबरी लाना होगा? विद लगा के बता रहा है, एक्शन के बराबरी लाना पड़ेगा, जो ऑन द ग्राउंड ये करने वाला है, जो रियल में एक्शन से लेने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम 10% से ग्रो करेंगे अगले साल, हम 15% से ग्रो करेंगे, तमिलनाडु चाहता भी है कि ये 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाए, एक अकेला स्टेट 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाए 2030 तक। तो ये ग्रोथ की महत्वाकांक्षाएं और ख्वाहिशें तभी पूरी होंगी जब ग्राउंड पे आप एक्शन लेंगे। ठीक है, तमिलनाडु सब्जेक्ट है, मस्ट वॉच इसकी, मस्ट मैच इसकी वर्ब है। मैच करना, दोनों चीज़ों को मिलाना, बराबरी में लाना। एस्पिरेशन का मतलब होता है हिंदी में महत्वाकांक्षा, इसको ख्वाहिश भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इसके पास सिनोनिम अपने इसके लिए। इसको आप क्वेस्ट बोल सकते हैं, डिज़ायर बोल सकते हैं, लिखे मैंने 3-4 है ना, एम्बिशन बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ के आर्टिकल की ये सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं। ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा नई थीम का है। इसके अंदर थोड़ी सी सोशियोलॉजी भी देखेंगे, पॉलिटिक्स भी देखेंगे और थोड़ा आप इकॉनमी भी देखेंगे। तो मिक्स थीम का आर्टिकल है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YET ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है WhatsApp, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया WhatsApp। चलिए वोकैब शीट अपनी शुरू करेंगे परस्यूट से। फर्स्ट वर्ड है परस्यूट, मैंने आपको अभी बताया था, डिज़ायर को, महत्वाकांक्षा को बोलते हैं। इसको एम्बिशन, एस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, क्वेस्ट भी बोल सकते हैं। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड्स विद द डेथ। जो डिज़ायर है, परस्यूट है हैप्पीनेस का, खुशी का, वो डेथ के साथ ख़त्म होता है ना। ये एक प्रोवर्ब है, ये एक मतलब समझ गए ना, मुहावरा है ये कहने वाला, कि आदमी जब तक जीता है तो किसी न किसी चीज़ से दुखी रहता ही है। चलिए ये फर्स्ट हो गया जी। सेकंड वर्ड है ट्रैजेक्टरी। देखो बताने को तो कितना भी बता दूं मैं वर्ड, इसको आप जब तक इमेजिन नहीं करोगे दिमाग में बैठेगा नहीं। मान लीजिए ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, ये 8th में, ये 10th क्लास में, ये 12th क्लास में, ये ग्रेजुएशन में और ये पोस्ट ग्रेजुएशन में। किसी बच्चे के मार्क्स का ये हो सकता है सिस्टम, ठीक है, ये 8th में, ये 10th में, ये 12th में, ये ग्रेजुएशन में, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ये क्या है दोनों? ये दोनों उसके मार्क्स की ट्रेजेक्ट्री है, किस दिशा में उसके मार्क्स
किस दिशा में उसके नंबर जा रहे हैं, ये दोनों ग्राफ बता रहे हैं। तो वो वाला ग्राफ जो किसी चीज़ की दिशा बताए वो कहलाता है ट्रैजेक्टरी। देखो ऐसे समझ आएगा ना वर्ड, तो आपको वर्ड्स को फील करो, ये वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए अगली बार जब आप ग्राफ देखें, है ना, आप देख करके बोल सकें कि भैया इस चीज़ की ट्रैजेक्टरी तो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ जा रही है, या डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रही है। तो ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है किसी चीज़ का पाथ या ग्राफ जिस दिशा में वो चीज़ बढ़ रही होती है। इंडियन इकोनॉमी इज इज ऑन एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी सिंस द एलपीजी। भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है जब से एलपीजी हुआ है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ना। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब से देश की इकोनॉमी को 1992 में हमने खोला है, तब से भारत की इकोनॉमी जो है बढ़ रही है। चलिए, ये गैस नहीं है, ये एलपीजी अलग चीज़ है ना। चलो, अगला वर्ड है फुटप्रिंट। ब्रेक कर दो, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहीं से गुजरे, आप कहीं से गुजरे और पीछे पीछे कदमों के निशान छोड़ गए, तो ये कदमों के निशान आपके फुटप्रिंट्स हैं। ठीक है, इसको इंप्रेशन या छाप भी बोल सकते हैं। समझ पाए? आपने किसी फील्ड में 20 साल, 25 साल, 50 साल काम किया और बहुत अच्छा काम करके दिखाया, तो आप अपना अपना फुटप्रिंट छोड़ के जा रहे हो वहाँ पे। आपसे आने वाली जनरेशन जो बाद की है उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करेगी। तो आपका इंप्रेशन है, आपका मार्क है, इम्प्रिंट है आपका फुटप्रिंट। इंडियन आईटी कंपनीज हैव मेड अ फुटप्रिंट इन द ग्लोबल मार्केट। भारत की आईटी कंपनियों ने एक इंप्रेशन को बनाया है, अच्छा फुटप्रिंट छोड़ा है ग्लोबल बाजारों में। अगला वर्ड है अपना ट्रांसलेट इनटू। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना, लेकिन इस वर्ड को आप अनुवाद से यानी लैंग्वेज में कन्वर्जन से जोड़ के ना देखें। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं सफलता के लिए, और जिस दिन सफलता मिल जाए उस दिन आप बोल देंगे माई हार्ड वर्क हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू माई सक्सेस। मेरा हार्डवर्क बदल गया मेरी सक्सेस में। समझ पाए? ट्रांसलेट इनटू, चेंज इनटू, डेवलप इनटू, टर्न इनटू एक ही बात है। किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में बदल जाना, लेकिन एज ए रिजल्ट हार्डवर्क से जनरली सक्सेस से ही काम ट्रांसलेट इनटू होगा ना। मान लीजिए हार्डवर्क के बाद अगर आपको खुदा न खास्ता किसी इंसान को, वैसे तो होता ही नहीं है ऐसा, ढंग से हार्डवर्क करने के बाद अगर किसी इंसान को फेलियर मिले भी, तो फिर वो ये नहीं बोलेगा मेरा हार्डवर्क ट्रांसलेटेड इनटू फेलियर। नहीं, ट्रांसलेट के अंदर चीज़ों का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। एक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, लीड टू एज ए रिजल्ट होना चाहिए। विदाउट हार्डवर्क टैलेंट फेल्स टू ट्रांसलेट इनटू सक्सेस। बिना मेहनत के टैलेंट भी फेल हो जाता है सक्सेस में तब्दील होने के लिए। तब्दील होना बोल सकते हैं इसको। लास्ट वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है परमानंद, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। अगर आपको पिज्ज़ा खाने का शौक है और जब भी मिलता है आप खा करके एकदम मगन हो जाते हो, तो वो आपके लिए यूफोरिया है। पिज्ज़ा पिज्ज़ा खा करके आपको परमानंद मिलता है। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉड अ टाइड ऑफ यूफोरिया फॉर द फैंस। वर्ल्ड कप में एक जीत जो है, एक सैलाब, एक टाइड लेकर के आई परमानंद का, यूफोरिया का, सभी फैंस के लिए। अब ये जो परमानंद यूफोरिया है, एक्सट्रीम जॉय की जो स्टेट है, इसके लिए कई और वर्ड्स हैं। ब्लिस, एक्सटसी, रैप्चर, इलेशन, एक्सल्टेशन। कभी कभी ब्लिस किसी आर्टिकल में देखेंगे, कभी कभी इलेशन आएगा, एक्सटसी तो आता ही रहता है। आज के क्विज में मैंने इसी वर्ड यूफोरिया के 3 सिनोनिम्स आपसे पूछे हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, ऊपर वाले तीनों तो होने चाहिए सबके, ब्लिस, इलेशन, एक्सटसी। बढ़े आगे, चलो आर्टिकल पे आएंगे, एक समरी आपको दे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर स्टेट अपनी अपनी एक इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करवाती है, जिसमें देश विदेश के निवेशकों को बुलाया जाता है और उस स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जाता है। इस साल जो तमिलनाडु की इन्वेस्टर मीट हुई, जिसका नाम है तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट्स और GIM 2024, बड़ी ही शानदार हुई। लगभग 6.64 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स आए हैं तमिलनाडु में। लेकिन हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये प्रपोजल्स ही हैं, अगर एक्शन ऑन द ग्राउंड नहीं किया, इन लोगों को ठीक से इंगेज नहीं किया, तो ये 6.64 जो है, 6.64 जो है, कब .64 रह जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। समझ गए ना? प्रपोजल आना और प्रपोजल का ट्रांसलेट इनटू करना एक्चुअल प्रोजेक्ट में दो अलग अलग बातें हैं। तो आपने फर्स्ट स्टेप तो पूरा कर लिया है, अब सेकंड स्टेप पे काम करना शुरू कर दो। तमिलनाडु की सरकार को कह रहा है एक्शन लो ऑन द ग्राउंड, है ना। थोड़ी अपनी ब्यूरोक्रेसी को कम करो, पारदर्शिता को लाओ, ट्रांसपेरेंसी को लाओ, ताकि ये सारा पैसा सच में तमिलनाडु में आ सके।
चलिए, आज की टोन है वेलकमिंग और ऑप्टिमिस्टिक, और साथ में थोड़ा सजेशन भी दे रहा है, तो सजेस्टिंग टोन है। जनरली ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है और वेलकम कर रहा है तमिलनाडु के इस मूव को। शुरू कर रहा हूँ। बाय गेटिंग इंडस्ट्री लीडर्स टू कमिट टू इन्वेस्ट 6.64 lakh crore through 631 memoranda of understanding or MOU signed over the course of the 2-day Tamil Nadu Global Investors Meet or GIM 2024. The MK Stalin government seems intent on, इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है जी, बाय लगा के बता रहा है, ऐसा करके, क्या करके भाई, गेट करके इंडस्ट्री लीडर्स को कि वो कमिट करें। गेट समवन टू डू समथिंग, यानी किसी से कोई काम करवाना, करना नहीं, करवाना। कह रहा है ये स्ट्रक्चर आपको भी करवाएंगे। कह रहा है जी ऐसा करके और काम ये करके कि इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उनसे कमिट करवा के, उनसे वादा करवा के। और वादा किस चीज़ का? निवेश करने का, इतने पैसे को। और किसके जरिए? 631 MOUs के जरिए। MOU का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक कच्चा कॉन्ट्रैक्ट समझ लो। अगर बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट परवान चढ़ेगा तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाद में एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो करें जी 6.64 लाख करोड़ के कच्चे कॉन्ट्रैक्ट, 631 कॉन्ट्रैक्ट भरवा करके इंडस्ट्री के लीडर से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से। और ये वही कच्चे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो साइन किए गए हैं दौरान, यानी ओवर द कोर्स ऑफ मतलब ड्यूरिंग। और ये हुए थे 2 दिन की तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए थे। कह रहा है ऐसा करवा के हुआ क्या? अब देखो यहाँ से शुरू हो रहा है मेन सेंटेंस। ऐसा करवा के तमिलनाडु की MK स्टालिन सरकार जो है वो दिखाई देती है इंटेंट या उतारू। इंटेंट ऑन होना, बेंट ऑन होना, किसी चीज़ पे उतारू होना। और किस चीज़ पे उतारू है भाई? ये है यूजिंग जॉब क्रिएशन टू स्टीयर द स्टेट ऑन अ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ये उतारू है जॉब क्रिएशन को इस्तेमाल में लेने पे कि वो स्टीयर कर सके, वो डायरेक्ट कर सके इस स्टेट को ग्रोथ के पाथ पे, ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री पे। तो इतने सारे प्रोजेक्ट साइन करवाए। साइन करवाने से क्या होगा? जॉब्स आएंगी। और जॉब्स आने से क्या होगा भाई? लोगों के पास पैसा आएगा, पूरी स्टेट जो है ग्रो करेगी। तो यहाँ की सरकार उतारू दिखाई देती है कि कैसे भी करके जॉब्स को क्रिएट करें स्टेट में, खूब सारी प्राइवेट सेक्टर की, ताकि पूरा स्टेट ही ग्रोथ के ट्रेजेक्ट्री पे, पाथ पे जो है डायरेक्ट हो जाए। सेंटेंस समझ में आ गया? ऐसे पढ़ना होता है। कॉमास का ध्यान रखोगे तो बड़ा समझ में आएगा। ये कॉमा के बाद ही आपको मेन सेंटेंस शुरू होता हुआ मिलेगा। MK स्टालिन गवर्नमेंट जो है मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सीम्स इसकी वर्ब है। इंटेंट ऑन या अपॉन होना, और इसकी जगह एक वर्ड और होता है बेंट ऑन या अपॉन होना। इन दोनों का मतलब है किसी चीज़ पे उतारू होना, है ना। इंटेंट ऑन, बेंट ऑन डूइंग समथिंग। स्टेयर करना, डायरेक्ट करना। जो आपकी गाड़ी में स्टेयरिंग व्हील है वो गाड़ी को डायरेक्ट करता है लेफ्ट राइट जहाँ आपको ले जाना है। मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया, कच्चे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है तो उसको पक्का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है। ओवर द कोर्स ऑफ यानी कि दौरान, है ना, ड्यूरिंग या दौरान। चलिए अब ग्रामर कॉन्सेप्ट है दो, फटाफट उनको भी देख लो, इसी सेंटेंस में थे। पहला कॉन्सेप्ट तो आपसे ये पूछ ही लेता हूं मैं, ये टू कमिट और गेट, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? गेट समवन टू डू समथिंग, आई दिमाग में स्ट्रक्चर? नाम याद आया इसका? चलो थोड़ा याद करो। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लो। मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये बना है मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम होता है सिंगुलर, और सिंगुलर मेमोरेंडम को प्लूरल बनाने के लिए आप लिख देते हैं मेमोरेंडा। और इसमें प्लूरल कैसे बनाया? आपने ये जो की आवाज़ आ रही है इसको चेंज कर दिया आ की आवाज़ से, यानी ए से। तो अंग्रेजी में ये सारे फॉरेन रूट्स के वर्ड हैं, शायद ग्रीक है, लैटिन है। बैक्टीरियम, मेमोरेंडम, स्टेडियम, पोडियम, अडेंडम, मीडियम, इन सभी वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए पीछे का जो है वो निकाल देना है। तो बैक्टीरियम का निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? बैक्टीरिया। अब कुछ बच्चे पुराने होंगे, वो कह रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये अच्छे से आता है हमें, सबको नहीं आता ना। स्टेडियम का निकाल दोगे तो स्टेडिया हो जाएगा। स्टेडिया, एक स्टेडियम तो स्टेडियम, कई सारे तो स्टेडिया। पोडियम का निकाल दोगे तो बन जाएगा पोडिया। प्लूरल बनाना है, ऐसे ही बनेगा। वैसे ही अडेंडम का अडेंडा। अब अडेंडा होता क्या है? अडेंडम वो लिस्ट होती है या एनेक्सर होता है या इंडेक्स होता है जो क्लास के लास्ट में होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। क्लास क्या बोल रहा हूँ मैं, किताब के लास्ट में। भाई राइटर ने पूरी किताब लिख दी, फिर उसको कुछ याद आया यार ये इन्फॉर्मेशन तो रह गई थी, अब वो कहाँ डाले? किताब तो छप गई,
तो उसके लास्ट में अडेंडम डालता जाता है 5-10 साल तक, जो जो उसको कुछ याद आएगा। फिर बाद में वो अडेंडम सारे इकट्ठे करके क्लास का दूसरा संस्करण या दूसरा पब्लिकेशन निकाल देगा उस किताब का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ऐसे देखने में तो लगता है क्या फॉर्मूला सा है, लेकिन बड़ा आसान है। किसी से कोई काम करवाना हो तो बेसिकली 3 वर्ब्स को यूज़ किया जाता है। एक है हैव, दूसरी है गेट और तीसरी है मेक। मेक को मैंने नहीं लिखा है, फिर किसी दिन बता दूंगा। हैव और गेट को देख लो। हैव और गेट में अगर काम करवाना हो तो आप यूज़ करते हैं हैव के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का और गेट के साथ में टू इन्फिनेटिव का। याद रखना पड़ेगा दिमाग में ये। अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं और पैसिव नहीं एक्टिव में करवा रहे हैं, लेकिन अगर काम को पैसिव में करवाया जा रहा है, पैसिव में करवाया जा रहा है, तो हैव और गेट दोनों अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। यहाँ पे आपको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक्टिव पैसिव कैसे होगा देखो। द प्रोफेसर हैड द स्टूडेंट्स राइट टू राइट या रिटन एन ऐसे। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से एक ऐसे लिखवाया, किसी से कोई काम करवाया। हैड द स्टूडेंट्स राइट टू राइट या रिटन एन ऐसे। देखो यहाँ पे जिससे काम करवाया गया है उसको इस वर्ब के बाद में लिखा गया है, इसको मैं समझूंगा एक्टिव। ठीक है भाई, काम करने वाला आगे है, सेंटेंस एक्टिव नहीं है ये। सेंटेंस एक्टिव पैसिव बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ पाए मेरी बात को। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जिससे काम करवाया गया है वो हैव वर्ब के बाद में लिखा गया है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। तो ये हो गया जी एक्टिव। और अगर एक्टिव है, इस तरीके से एक्टिव है, तो आपको हैव वर्ब के बाद में यूज करना है बेस फॉर्म को। तो यहाँ लिखेंगे हैव द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे। क्लियर है इतना मामला। चलो दूसरा देखो। द प्रोफेसर हैड एन ऐसे राइट टू राइट या रिटन बाय द स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से एक ऐसे लिखवाया। स्टूडेंट्स को हमने बाय लगा के लास्ट में ऐड किया है, और जिस चीज़ को लिखवाया है उसको हमने ऐसे को हैड वर्ब के बाद ऐड कर दिया। इसी को बोलते हैं कॉजेटिव पैसिव। वैसे पैसिव नहीं है, वैसे एक्टिव है ये, वर्ब एक्टिव है, लेकिन कॉजेटिव में पैसिव फॉर्म बना रहा है क्योंकि जिस चीज़ को लिखवाया गया है वो हैव वर्ब यानी कॉजेटिव वर्ब के बिल्कुल बाद आ रही है। ये सब कॉजेटिव वर्ब्स हैं, हैव गेट मेक। तो इस केस में मैं पैसिव मान करके स्ट्रक्चर को बनाऊंगा और स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ लिखोगे रिटन। समझ में आ गया? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो यही खेल अपने करेंगे हैव वर्ब की जगह के साथ, हैव वर्ब की जगह पे गेट वर्ब से। ठीक है। द प्रोफेसर गॉट द स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर गॉट द ऐसे। यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आ गया जो लिखने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे पहले आ गया जिसको लिखा जाएगा। ये स्टूडेंट्स पहले आ गया तो लिखने वाले पहले आए यानी एक्टिव हो गया। पॉजिटिव में एक्टिव है और ये पॉजिटिव में पैसिव है। ठीक है। हैव वर्ब अपने साथ में एक्टिव के अंदर लेती है बेस फॉर्म को, लेकिन गेट वर्ब अपने साथ में एक्टिव में लेती है वर्ब के टू इन्फिनेटिव। ठीक है। गॉट टू राइट एन, गॉट टू राइट एन ऐसे। और इसी तरीके से गेट वर्ब पैसिव में लेती है वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट द एन ऐसे रिटन। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, दिमाग में बिठा के रखें। अलग से क्लास इस पे हो चुकी है ग्रामर सीरीज में आधे घंटे की, यही पॉजिटिव है, पूरा चैप्टर आपने सीख लिया। अब एक होमवर्क सेंटेंस दे रहा हूँ सभी बच्चों को, आपको एरर को डिटेक्ट करके इसको सही करना है। आफ्टर द जर्नी आई हैड टू गेट माई कार टू बी रिपेयर्ड एंड वॉश्ड इन अ नियर बाई गैरेज। पूरी स्ट्रक्चर पकड़ो, हैड पकड़ो, काम करने वाला पकड़ो, काम जिस पे हुआ है उसको पकड़ो, और जो काम है फिर उसकी फॉर्म को चेक करो। ठीक है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन सब लोग कमेंट्स में डालो, गलत होता है तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ, सही होता है तो आपको हार्ट दूंगा, आपको पता लग जाएगा। बढ़े आगे। चलो यहाँ भी तो वही हुआ है। इस सरकार ने क्या किया, इंडस्ट्री लीडर्स को गेट इंडस्ट्री लीडर्स टू कमिट, इनसे कमिट करवाया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। कह रहे द प्रोजेक्शंस ऑफ एन एडिशनल 26.9 lakh jobs including 14.54 lakh through direct employment are meant to reinforce तमिलनाडु's reputation। कह रहे जो प्रोजेक्शन है, जो अंदाज है, एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर के अंदाज, और किस चीज़ के, लगभग इतनी सारी जॉब्स के और जॉब्स के, एडिशनल जॉब्स के, जिसमें शामिल हैं ये वाली जॉब्स तो सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट के जरिए, कुछ डायरेक्ट होती हैं कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। कह रहे ये सारी प्रोजेक्शन जो हैं ये मेंट हैं, इनसे ऐसा मीनिंग निकलता है कि ये रीइंफोर्स करेंगी, ये मजबूत बनाएंगी तमिलनाडु की रेपुटेशन को। और कैसे रेपुटेशन, एज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, एक आर्थिक पावर हाउस के तौर पे। प्रोजेक्शंस की वर्ब है आर। इतनी जॉब्स जब आएंगी एक साथ एक छोटे से स्टेट में, तमिलनाडु में, स्टेट छोटा तो नहीं है लेकिन एक सिंगल स्टेट में, तो अपने आप ही इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा।
रीइंफोर्स करना, मजबूत बनाना, किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, है ना, कंसोलिडेट करना। कह रहा है जी इन, एक सेकेंड है, हाँ, इन शेयर नंबर्स द सक्सेस ऑफ द 2024 एडिशन ड्वार्फ्स आउटकम्स इन 2019 एंड 2015। कह रहा है अगर निरे नंबरों की बात करें, शेयर नंबर्स की बात करें, शेयर का मतलब होता है एब्सोल्यूट। कह रहा है अगर प्योर नंबर्स की बात करें ना, तो 19 का जो 2024 का जो सक्सेस है इस साल के एडिशन का, इस इन्वेस्टर मीट के, वो ड्वार्फ करता है, वो पीछे छोड़ता है। ड्वार्फ करना यानी किसी को बोना बनाना, किसी को बोना बना रहे हो मतलब उसको छोटा दिखा रहे हो, तो ये छोटा दिखाता है, ड्वार्फ करता है, बोना बना देता है उन नतीजों को जो 2019 और 2015 की इन्वेस्टर मीट में आया था। तो लगता है ये 4 साल में एक बार हो रही है, 15 में हुई, 19 में हुई, 23 में नहीं हुई होगी, 24 में हो गई, ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। तो सक्सेस ड्वार्फ्स, ड्वार्फ करना, किसी चीज़ को छोटा बना के दिखाना। ड्वार्फ का मतलब ही होता है बोना, साइज में छोटा। कह रहा है इट हैज़ अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स इन ऑल दीज एरियाज, ग्रीन एनर्जी, ई व्हीकल्स, नॉन लेदर फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एयरस्पेस एंड द टाइम टेस्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज। देखने वाला कुछ है ही नहीं इस सेंटेंस में, ये सारे एरियाज में इन्वेस्टमेंट जो है इसको मिली है। फिर क्या मिला है जी इसको, इसको मिला है साथ में सिग्निफिकेंटली गोइंग बियॉन्ड द डेवलप्ड चेन्नई एंड कोयम्बटूर रीजन्स, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट। कह रहा है सिग्निफिकेंट बात यह है कि अगर आप गो बियॉन्ड करें, पार चले जाएं डेवलप्ड रीजन्स के जो है कोयम्बटूर और चेन्नई का, तमिलनाडु के इन दोनों एरियाज को छोड़ दें, इनके आगे बढ़ जाएं, तो सिग्निफिकेंट बात यह है ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है बटी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे राज्य में। कह रहा है इंक्लूडिंग डीप डाउन साउथ, जिसमें शामिल है साउथ के डीप में जाकर के साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे शायद थोड़ी डेवलपमेंट कम होगी। तो इस बार की सिग्निफिकेंट बात यह है कि इस सबका साथ है, सबका विकास है, पूरे तमिलनाडु में निवेश आएगा। कह रहा है विद द क्रिएशन ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज एंड टाउन्स, दिस कुड पेव द वे फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कह रहे जी साथ ही यानी विद, और किसके साथ, क्रिएशन के साथ, बनाए जाने के साथ, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे शहरों में, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज और टाउन्स में, छोटे शहर समझ गए ना। कह रहा है जी छोटे शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार बना रही है, कह रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन के साथ ही होगा क्या, ये होगा ये कि ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट है रास्ते को साफ कर देगी, पेव द वे कर देगी, और किसका, एक बहुत ही संतुलित रीजनल डेवलपमेंट का इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरी स्टेट में विकास का। और क्या कर देगी, एंड पार्शली प्रिवेंट माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स, और आंशिक तौर पे पार्शली रोक देगी आवाजाही को, माइग्रेशन को अर्बन सेंटर्स की तरफ, बड़े शहरों की तरफ। और कौन से बड़े शहर हैं, दैट आर बर्स्टिंग एट द सीम्स, जो खचाखच भरे हुए हैं, बर्स्ट एट द सीम कर रहे हैं। ये बर्स्ट एट द सीम आपको करवा देते हैं, अभी मीनिंग देख लो, ओवर क्राउडेड होना, खचाखच होना। तो बढ़िया सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हर जगह, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता साफ हो चुका है तमिलनाडु में, और इससे माइग्रेशन रुकने वाला है आंशिक तौर पे। लोग जो है अपना छोटा शहर छोड़ के चेन्नई की तरफ नहीं भागेंगे, बड़े शहरों की तरफ नहीं भागेंगे। और बड़े शहर कौन से हैं, जो एकदम खचाखच भरे हुए हैं, जिनमें आने की जगह तमिलनाडु के बड़े शहरों में बची भी नहीं है। चलो, दिस की वर्ब है कुड पेव द वे, पेव द वे करना, किसी चीज़ के रास्ते को साफ करना। दूसरी वर्ब है दिस कुड प्रिवेंट, यहाँ भी कुड लिखा हुआ है लेकिन लिखा नहीं हुआ, ऐसा समझ लो, एक बार आ गया दूसरी बार नहीं लिखा। एक ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कॉमन होती है तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। दैट आया है सेंटर्स के लिए, दैट की वर्ब है आर बर्स्टिंग, सेंटर्स प्लूरल है, इसके दैट की वर्ब भी प्लूरल है। मान लिया अर्बन सेंटर होता, अर्बन सेंटर मतलब बड़े शहरों की बात कर रहा है, अर्बन सेंटर होता, फिर दैट की वर्ब आर ना होकर के इज होती। ठीक है, चलो, बर्स्ट एट द सीम क्या होता है, आप एक बड़ा सा कट्टा लो, बोरी लो, थैला लो, और उसमें क्या सामान भरते जाओ, उसमें आटा डाल दो खूब सारा। मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 15 kg की, आप उसमें ठूस ठूस के ना 20 किलो डाल दो, डल जाएगा वो, अगर आप ठूसोगे तो डल जाएगा। तो ठूस ठूस के जब डालोगे तो उस कट्टे की या आटे बोरी की जो है सिलाई जो है वो उधड़ने लग जाएगी, सिलाइयों में से आटा बाहर निकलने लगेगा। सीम का मतलब होता है सिलाई, टांका, और बर्स्ट का मतलब होता है फट के बाहर आना। जब वो टांकों में से आटा फट के बाहर आने लगे तो वो बोरी कैसी होगी, खचाखच भरी होगी ना। भैया ये अर्बन सेंटर भी वैसे ही हैं, टांकों से फट के लोग बाहर आ रहे हैं, बड़े शहर हैं जहाँ पे जगह ही नहीं है ना चलने की, ना उठने की, ना बैठने की। दे आर बर्स्टिंग एट द सीम्स।
ठीक है, तो इस तरीके से ईडीएम याद रखनी है, मीनिंग बताया आपको। कह रहा है जी 9 एडवांस नेशंस हैड कम इन एज पार्टनर्स। 9 एडवांस नेशन जो है वो पार्टनर बनकर के आई थी इस मीट में। एंड ओवर 30 कंट्रीज वर पार्टिसिपेंट्स, और 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स थे इन द कॉन्क्लेव, इस कॉन्क्लेव में, इस मीटिंग में। कॉन्क्लेव क्या होती है? जहाँ सब इकट्ठे होते हैं, एकदम कॉन्फ्रेंस करते हैं। कह रहे हैं जी हुज ग्लोबल नेचर इज व्हाट हैज इंस्पायर्ड न्यू एंट्रेंट्स सच एज वियतनाम्स ईवी लीडर विनफास्ट। कह रहा है ये वही कॉन्क्लेव है जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति जो है, ग्लोबल नेचर जो है, ये वही है जिसने इंस्पायर किया है नए एंट्रेंट्स को, नए पार्टिसिपेंट्स को, जैसे कि वियतनाम की ईवी लीडर कंपनी विनफास्ट जिसका नाम है। और क्या इंस्पायर किया विनफास्ट को? कि टू सीज द अपॉर्चुनिटी, कि इस मौके को वो हथिया लें। तमिलनाडु ने बुलाया है, वहाँ पहुँच करके अपॉर्चुनिटी को बुना ले। और अपॉर्चुनिटी है टू एंटर द इंडियन मार्केट फ्रॉम तमिलनाडु, कि वो भारत के बाजार में तमिलनाडु के जरिए एंटर करें। तो इसको ग्लोबल एनक्लेव बना करके, कॉन्क्लेव बना करके प्रमोट करते हैं। इसलिए खूब कंपनियां ऐसा सोच के तमिलनाडु में आती हैं हर साल इस कॉन्क्लेव के लिए कि तमिलनाडु के जरिए उनको भारत में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है। नेशंस की वर्ब है हैड कम, कंट्रीज वर, ग्लोबल नेचर की वर्ब है इज, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है बिना एंटीसीडेंट का, व्हाट की वर्ब है हैज इंस्पायर्ड, एंट्रेंट यानी भागीदार या पार्टिसिपेंट। कह रहा है जी दैट मल्टीनेशनल एंड डोमेस्टिक ग्रुप्स including Hyundai, Tata, Adani, Qualcomm and Saint-Gobain are keen to expand their footprint shows a level of investor confidence। कह रहे कि दैट ये बात की, कौन सी बात? कि डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल जो ग्रुप्स हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स? जिनमें सारे ग्रुप शामिल हैं, टाटा, अडानी, कॉलकॉम, ह्युंडई, सेंट गोबेन। कह रहे ये बात की कि ये सारे डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल ग्रुप्स ये कीन हैं, उत्सुक हैं। और किस चीज़ पे उत्सुक है भाई? ये काम, ये उतारू हैं, उत्सुक हैं, यकीन है कि एक्सपेंड करें अपने फुटप्रिंट को, ये अपनी छाप को, अपनी फुटप्रिंट को बढ़ाएं। कह रहे ये बात जो है ना, ये बात ही हमें दिखाती है लेवल ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को। और किस में? इन तमिलनाडु इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस क्लाइमेट, तमिलनाडु के आर्थिक और प्रशासन के सिस्टम में, क्लाइमेट में। तो सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, टाटा से लेकर के कॉलकॉम तक, यूएस से लेकर के, इंडिया से लेकर के साउथ कोरिया तक, है ना। तो इसका मतलब यही है कि तमिलनाडु में लोगों के इन्वेस्टर्स का भरोसा बहुत है और इकोनॉमिक पावर हाउस सब लोग इसको मानते हैं। चलिए ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाओ सेकंड पे। यहाँ पे देगा कुछ छोटे मोटे सजेशंस। कह रहा जी नॉनदलेस देयर इज ऑलवेज अ डिमॉन्स्ट्रेबल गैप बिटवीन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट एंड ट्रांसलेटिंग द एमओयूज इनटू एक्शनेबल रियलिटी। कह रहे जी अब ये बात भी है, नॉनदलेस का मतलब है जी इन सब चीज़ों के बावजूद, डिस्पाइट एवरीथिंग। कह रहे जी हमेशा एक डिमॉन्स्ट्रेबल गैप होता है, ऐसा फासला होता है जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, साफ साफ तरीके से जाहिर है सबके सामने। और ये गैप किस किस के बीच में होता है? दो चीज़ों के बीच में होता है। और बता रहा है बिटवीन और एंड लगा करके। पहली चीज़ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट का एक्सप्रेशन, आपकी रुचि का एक्सप्रेशन, और वो इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने का। और दूसरा क्या? ट्रांसलेट होना एमओयूज का, तब्दील हो जाना इन कच्चे कॉन्ट्रैक्ट्स का, और किस में? एक्शनेबल रियलिटी में, सच्ची हकीकत में। आई बात समझ में? तो हमेशा इसमें गैप होता है। कंपनियां बड़े बड़े वादे कर देती हैं कॉन्क्लेव में आकर के कि हम तो इतना पैसा लगाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट अपना एक्सप्रेस कर दिया उन्होंने। फिर एमओयूज करती हैं, लेकिन एमओयूज जो है बाद में पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, कंपनियां पीछे हट जाती हैं। तो एक्शनेबल रियलिटी में तब्दील होने में हमेशा कुछ फर्क रह जाता है। गैप जो है ना, गैप, इसकी वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए गैप को यानी सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखा गया है। अगर गैप्स होता तो वर्ब्स यहाँ पे होती आर, है ना। डिमॉन्स्ट्रेबल मतलब जिसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सके, साफ साफ एविडेंट हो, क्लियर हो, एपरेंट हो। चलिए ट्रांसलेट इनटू होना, किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में एज ए कॉन्सिक्वेंस तब्दील हो जाना, हार्डवर्क का सक्सेस में तब्दील होना, एक ट्रांसलेट इनटू होने वाला एक्शन है ना। कह रहे जी दिस हैज़ बीन द केस विद यूफोरिया जनरेटिंग इन्वेस्टर कॉन्क्लेव्स इन जनरल। कह रहे यही केस रहा है ऐसी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव्स के साथ इन जनरल जो यूफोरिया जनरेट करती हैं, जो एक बार तो परमानेंट जो है इकट्ठा कर देती हैं। इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के अंदर आपको खूब पैसा देखने को मिलेगा, हम इतना लगा रहे हैं, उतना लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं है, पैसे की बातें हैं। लेकिन पैसे की बातों से भी एक बार यूफोरिया, परमानेंट तो आ जाता है ना स्टेट को। कह रहा है ऐसा ही ऐसी इन कॉन्क्लेव्स के साथ जनरल में होता है।
और क्यों होता है? ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, कई फैक्टर्स की वजह से। और फैक्टर्स क्या है? सच एज टाइम एंड ऑन ग्राउंड कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज टाइम और ऑन ग्राउंड कंस्ट्रेंट्स होती हैं, पाबंदियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या है? पैसा आपको लगाना है 2 लाख करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन आप लगाओगे 30 सालों में। भाई 30 सालों में 2 लाख करोड़ अगर लगाया तो आज के हिसाब से वो 2 लाख करोड़ 30 साल बाद जाकर के शायद 20,000 करोड़ ही है ना। 30 साल तक लग रहा है पैसा थोड़ा थोड़ा करके, तो वो 2 लाख करोड़ सुन के आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन वो बड़ी अमाउंट नहीं है। टाइम कंस्ट्रेंट हो गई। ऑन ग्राउंड कंस्ट्रेंट ये है कि जमीनी हकीकत पे कई पाबंदियां हैं। जब 2 लाख करोड़ कंपनी को लगाना था, लेकिन एक्चुअल में पता लगा हम तो 50,000 करोड़ ही लगा पाएंगे, स्टेट में इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऑन ग्राउंड कंस्ट्रेंट ऐसी है हमारे पास आज की डेट में, ना लगाने की इंटरेस्ट है ना पैसा है। तो इस तरह की चीज़ें होने की वजह से समझ गए ना, बाद में जाकर के ये यूफोरिया जनरेटिंग इन्वेस्टर कॉन्क्लेव्स जो हैं रियल रिजल्ट नहीं देती हैं। और एग्जांपल्स देगा इसके। कह रहा है द एस्पिरेशन टू मेक तमिलनाडु $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030 नीड्स टू बी मैच्ड विद एक्शन। कह रहे जो ख्वाहिश है तमिलनाडु की इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की 2030 तक, इसको ज़रूरत है कि मैच किया जाए, बराबर लाया जाए एक्शन के। और एक्शन क्या है? द रिलीज ऑफ अ विजन फुटप्रिंट ब्लूप्रिंट सर्व्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ डैश लगा करके इसी एक्शन की एक एग्जांपल दे रहा है। कह रहा है जो रिलीज हुआ है एक विजन ब्लूप्रिंट का, ब्लूप्रिंट यानी नक्शा, डिज़ाइन, विजन यानी आपकी आगे की निगाह। तो विजन ब्लूप्रिंट मतलब आगे आप क्या करोगे उस चीज़ का, उस पूरे काम का नक्शा। कह रहा है ऐसे एक नक्शे का जो रिलीज है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे काम करेगा। पहले नक्शा बनाओ, आगे क्या करोगे प्लान बनाओ, फिर उन पे एक्शन लो। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो तमिलनाडु ने रिलीज करके कर दिया है। ठीक है। एस्पिरेशन ख्वाहिश की वर्ब है नीड्स, रिलीज की वर्ब है सर्व्स। कह रहा है जी द चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक गारंटी टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स एक्सेस टू हिज ऑफिस एंड ग्रांट क्लियरेंसेस फॉर प्रोजेक्ट्स थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम monitored by an industries minister headed special committee is a welcome demonstration। कह रहे जी फिर चीफ मिनिस्टर का जो पब्लिक गारंटी है, छाती सीना ठोक करके पब्लिक में जो गारंटी दे दी सीएम ने तमिलनाडु के, कि ये प्रोवाइड करेगा 2 चीज़ों को। किन किन चीज़ों को भाई? चीज़ नंबर 1, ये प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर्स को पहुंच या एक्सेस उसके ऑफिस तक। कोई भी कंपनी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कभी भी आकर के चीफ मिनिस्टर से मिल सकती है। तो पहली चीज़ तो गारंटी ये दी। और दूसरा क्या? ये ग्रांट करेगा क्लियरेंस को सभी प्रोजेक्ट्स की एक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए। तो अलग अलग नहीं भागना, नगर पालिका में भाग रहे हो, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास भाग रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक सिंगल विंडो की तरफ जाना है, वहाँ पे सारे काम आपके हो जाएंगे अगर आप इस स्टेट में पैसा लगा रहे हो तो। और ये विंडो कौन सी होगी? ये मॉनिटर्ड होगी इंडस्ट्री मिनिस्टर के अगुवाई में हेडेड एक स्पेशल कमेटी के द्वारा। तो इस कमेटी को भी, एक कमेटी पूरी सिंगल विंडो को मेंटेन भी करेगी। कह रहा है ये जो है ना, ये गारंटी जो है इस तरह की, ये एक वेलकम डिमॉन्स्ट्रेशन है, बहुत ही स्वागत के लायक डिमॉन्स्ट्रेशन है। और किसकी? ऑफ द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इट्स विजन, सरकार के कमिटमेंट की, सरकार के वादे की अपनी विजन को लेकर के। तो फुटप्रिंट विजन तो बनाया, साथ में ऐसी गारंटियां दी है जिससे देख करके लगता है इस विजन डॉक्यूमेंट में सरकार का खुद का भी खूब भरोसा है। गारंटी है 2 चीज़ों की, मैंने आपको बता दिया, लेकिन वर्ब है गारंटी की, तो वर्ब सिंगुलर होगी गारंटी के हिसाब से। और मेरे ख्याल कुछ भी देखने वाला नहीं है इसमें, सिंपल सेंटेंस था। कह रहा है अ की चैलेंज वुड बी टू एंश्योर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस टू वास्ट लैंड पार्सल्स। कह रहे एक और की चैलेंज होगा, और वुड बी वो क्या होगा कि आप इंश्योर करें इस चीज़ को कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं, संभावित इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके पास एक्सेस है, पहुंच है लैंड के बड़े बड़े वास्ट यानी बड़े बड़े पार्सल्स का। भाई लैंड चाहिए होगी ना, फैक्ट्री कैसे लग जाएगी बिना लैंड के? तो ये भी एक चैलेंज है कि आप कैसे लैंड वैंड जो है इनके लिए जुगाड़ के दोगे, बड़े बड़े लैंड के पार्सल्स को, टुकड़ों को। और क्यों? टू सेटअप देयर प्रोजेक्ट्स, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकें, अपने इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को लगा सकें। ठीक है। चैलेंज की वर्ब है वुड बी, इन्वेस्टर्स की वर्ब है हैव। सेटअप करना, इस्टेब्लिश करना, किसी चीज़ को नींव रखना, सिस्टम बिठाना। कह रहे जी इन रिसेंट ईयर्स तमिलनाडु हैज़ एनकाउंटर्ड चैलेंजेस इन लैंड एक्विजिशन फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। पिछले कई सालों में तमिलनाडु इनकाउंटर कर चुका है लैंड एक्विजिशन के लिए कई सारे चैलेंजेस को इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। लैंड एक्विजिशन मतलब भूमि अधिग्रहण, किसानों से, आम आदमी से ज़मीन खरीदना,
वहाँ पे सड़क बनाना, हाईवे बनाना, इंफ्रा प्रोजेक्ट करना, है ना। तो इसमें काफ़ी परेशानी तमिलनाडु को आ चुकी है, तो इस एरिया में तमिलनाडु को थोड़ा सचेत रहना होगा, है ना। हैज़ एनकाउंटर तमिलनाडु की वर्ब है, ओवर द ईयर्स ये काम हुआ है, इसलिए परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, ड्यूरेशन आपको दी गई है। कह रहा एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंटली शेयरिंग डिटेल्स of all MOUs and a periodic update on their progress would further boost in industry confidence। कह रहा उसी वक्त एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंटली अगर आप शेयर करेंगे सारे MOUs के डिटेल्स को और पीरियोडिकली अपडेट करेंगे उनकी प्रोग्रेस को, एक वेबसाइट बनाओ वहाँ पे रोज अपडेट हो किस MOU में कितना एक्शन आया, है ना, कितना MOU कौन से पक्के कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हुआ और उसमें कितना काम हुआ। कह रहा अगर ऐसा कर दोगे सबके सामने ट्रांसपेरेंटली तो ये बूस्ट करेगा इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस को, सारे इंडस्ट्री का भरोसा तमिलनाडु में और बढ़ेगा। शेयरिंग की वर्ब है वुड बूस्ट। चलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, होपफुली मज़ा आया होगा। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ग्रामर का, वो कैब के सारे वर्ड्स हो चुके हैं, 5-6 वर्ड्स रिपीट भी हो गए ड्यूरिंग द क्लास। अब आएंगे अपने क्विज़ पे, यहीं पे बता दिया करो क्लास कैसी लगी। जो बच्चे लास्ट तक रहते हैं ज़रूर से कमेंट करके बताया करो, है ना। कमेंट से मुझे पता लग जाता है किस तरह की क्लासेस में कितना इंटरेस्ट रहता है। आपके कमेंट से ही मैं उसी तरह के टॉपिक्स को और ज़्यादा लाने की कोशिश करता हूँ। अब अपने क्विज़ पे आएंगे, चलो खुद से एक बार ट्राई दे लेना। बर्स्ट एट द सीम्स, बर्स्ट एट द सीम्स ईडियम का मीनिंग आपको अच्छे से समझाया है, ऐसा समझाया है कि ज़िंदगी भर ना भूलोगे। सीम यानी टांका, बर्स्ट मतलब फटना, है ना, बर्स्ट एट द सीम्स। ट्रांसलेट इनटू अच्छे से आपने देख ली, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है। यूफोरिया के 3 सिनोनिम्स आपसे पूछे हैं। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर फिर भी डाल दिए हैं, आप अपनी ट्राई मारो, फिर मेरे आंसर से अपना मैच करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, जैसा कि फ्लैग किया गया इस पैसेज में प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या है, सबसे बड़ा फासला या फ़र्क क्या है MOU और ग्रांट रॉयल्टी के बीच में। MOU और ग्रांट रॉयल्टी में क्या फ़र्क होता है। देखो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना, कहीं इस आर्टिकल में ऐसे लिखा नहीं हुआ, लिखा भी हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस वर्ड्स में जिस लैंग्वेज में मैंने यूज़ किया है उस लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, पर जिसने आर्टिकल पढ़ा है उसके लिए बड़ा आसान है। चलो खुद से ट्राई दो। MOUs एक ओवर एस्टिमेशन होते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स का, या अंडर एस्टिमेशन होते हैं, या MOUs डिपेंड करते हैं एक सिंगल विंडो सिस्टम पे, या MOUs प्राइमरी ड्राइवर हैं तमिलनाडु के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का। चलो फर्स्ट कमेंट में आंसर है, मैच कर लो अपना आंसर मेरे से। लास्ट में आ जाओ, 3 क्वेश्चंस हैं एरर्स के। एरर कहाँ मिलेगी, तो ये 3 मैंने जो हाईलाइट किए हुए डार्क या बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं इनके आसपास मिलेगी, और जो कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं वही आपको अप्लाई करने हैं। चलिए आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले, मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करके बताना। कल की क्लास पे लेंगे मुलाकात, जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें क्लास को। अंटिल देन